लीगल मेथड बेसिकली यूके का एक सब्जेक्ट है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आज का जो लेक्चर है वो इतना डिटेल में आप लोगों को उस तरह पढ़ाऊंगा नहीं। बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, सब्जेक्ट के ऊपर उनके टॉपिक्स को हल्का हल्का टच करें। भाई हमने इस सेमेस्टर पढ़ना क्या है, हम किस तरह लेके चलेंगे। वो क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो घर तो साथ में वो कर लें। पीडीएफ में शेयर करता हूँ, वो ओपन करें। एक लो आपने काम करना, नेक्स्ट क्लास आए तो पहले क्लास सब लोग रजिस्टर ले जाना। अगली जो हमारी क्लास होगी ना उसमें स्लाइड तो मैं आपको दूंगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल दूंगा, साथ में एक्स्ट्रा जो चीजें बोलता हूँ वो आप लोगों को लिखनी है। तो बस नेक्स्ट सेमेस्टर से तो नेक्स्ट क्लास में यस सर। मैडम मैं बैठ रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वैसे आपको समझ में आएगी ना चीजें, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है तो भूल गए हो, जैसे पेपर खत्म हुआ भूल गए जो भूले सर वो इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे, आता जाएगा पूरा पेपर चाहिए तो लीगल इस तरह है ना, आपके जो इनिशियल जो लेवल अभी 4 है ना लेवल आपका, लेवल 4 में कॉन्ट्रैक्ट का और क्रिमिनल का बेसिक है। क्रिमिनल का यूके के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, क्रिमिनल पेनल्टी क्या है, पनिशमेंट्स क्या है, वो क्राइम से पूरा एक सब्जेक्ट है। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लॉ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट किन सूत्रों में आप खत्म कर सकते हो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कौन से पार्टी एलिजिबल है कौन से नहीं, वो बेसिक हमने पढ़ा था। उसके बाद जो तीसरा आपका है लेवल 5 है। लेवल 5 में 2 सब्जेक्ट है, एक है पब्लिक लॉ, एक है आपका ये वाला ये नीचे जाए इस पे जाएंगे हमारे पे जूम इन कर जूम करना बिल्कुल वैसे ही यार लाइट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल लाइट ऑफ कर देंगे। प्रोजेक्टर देखो व्हाट्सएप पे नीचे अच्छा ये स्लाइड ये इधर होगा, एक नीचे बहुत नीचे सब्जेक्ट होगा लीगल में। ये सर लीगल का कॉन्ट्रैक्ट नीचे सर ये आपके अब चार पहले सेमेस्टर में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, ये जो आप पढ़ चुके हैं जी सर। अब आप अभी सेमेस्टर आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, लीगल मेथड और पब्लिक लॉ। लीगल मेथड मैं पढ़ा होगा, अपना पब्लिक लॉ सर आप पढ़े। अब इसकी नीचे डिटेल्स है आउटलाइन में लीगल मेथड। थर्ड नंबर नीचे सर ये लिखा हुआ है, आ जाए यस सर। सवाल है सर वैसे क्या है, इस तरह ये है कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। इसी तरह एक और नीचे होगी, ये छोड़ के एक और छोटी सी इंसर्ट कर ये सर लीगल मेथड। वैसे ये जो लफ्ज है ना आपके सब्जेक्ट की
मेथड, लीगल मीन्स लॉ, क्या लॉ, मेथड्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर, बेस, ठीक है ना, आपका प्रोसीजर क्या है। तो हम इस सेमेस्टर में चंद चीजें पढ़ेंगे, वो होंगी कि भाई यूके के अंदर बेसिक्स क्या है लॉ की, और वहाँ किस किस तरह चलती है, रेगुलेशन क्या है, सोर्सेज क्या है लॉ की, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ कोर्ट किस तरह काम करती है, उनको हम एक एक चीज को आउटलाइन पर डिफाइन करते हैं। वो नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे तक, यहाँ जो हमारा पहला है ना, अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ लॉ। हम इस सेमेस्टर में जो चीजें पढ़ेंगे उसमें से सबसे पहली चीज को समझेंगे वो सोर्सेज ऑफ लॉ है। मतलब कि यूके के अंदर जो कानून है, यूके के जितने भी स्टैट्यूट हैं, यूनाइटेड किंगडम की जुरिसडिक्शन या बाउंड्री में जो लोग रहते हैं उनको रन करने के लिए कौन से लॉ है, फिर लॉ की बेसिक क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से आए, क्या ऊपर से आए हैं, लोगों ने बनाए हैं, कस्टम्स हैं, क्या है, तो सोर्सेज को पढ़ेंगे। इसमें जो है डिटेल हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ की। इसमें फिर मुख्तलिफ ये कैटेगरी लॉ की आती है, एक होता है हार्ड लॉ होता है, एक होता है सॉफ्ट लॉज आते हैं, फिर आते हैं सॉफ्टर लॉज। इनको वन बाय वन हम डिटेल में एक्सप्लेन, आज का सिर्फ लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑन द सब्जेक्ट। इनको जो डिटेल में पढ़ेंगे वो फिर हम नेक्स्ट वीक एक एक चीज को इतना एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ हम इस सेमेस्टर किस तरह जाएंगे, क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा तो जूम कर लें पहले वाले पार्ट पे, थोड़ा सा जूम करें, नजर आ रहा है आपको, मैडम नजर आ रहा है, आप लोग आगे आ जाए, चांस आ रहा ये डॉट्स की वजह से लिंक डिटेल हो शो, ये थोड़ा इस तरह राइट एंगल कुछ होगा ना, थोड़ा इधर करेगा, ये थोड़ा ले, थोड़ा हाँ, बस ठीक है वैसे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, सबसे पहले लॉ बनता कैसे है, लॉ की सोर्स क्या है, वो सोर्स को डिफाइन करने के लिए हम डिटेल में पढ़ें। तो भाई सॉफ्ट लॉज कुछ होते हैं, कुछ हार्ड लॉज होते हैं, कुछ सॉफ्टर लॉज होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो है ना, एक होती है प्राइमरी कैटेगरी होती है, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का क्या मतलब होता है, जो चीज बुनियादी, सेकेंडरी मतलब उसके बल। तो यूके के अंदर जो प्राइमरी लॉ कौन बनाता है, प्राइमरी सोर्स क्या है, इस तरह हम इस्लाम में हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है, कुरान, कुरानिक लॉ, कुरान पूरा। उसके बाद सेकेंडरी चीज क्या आती है, क्या अहादीस, प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन की जो अहादीस मुबारक है वो हमारे लिए सोर्सेज है, ठीक है ना। तो एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी। इसी तरह यूके के अंदर एक प्राइमरी सोर्स है, एक सेकेंडरी सोर्स है। अब प्राइमरी चीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, सेकेंडरी के अंदर चीजें आती हैं। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन को पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ द यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे कि भाई जो यूरोप ईयू जो है पूरा, जिसके अंदर जितने भी शेंगन कंट्रीज हैं या जितने भी यूरोप में जो कंट्रीज हैं, ये किस तरह रेगुलेट करते हैं, कौन सा लॉ डील करता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्या मतलब है, ये तो आ गया इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी भी पूरी यूनिवर्सल के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल लॉ को, ट्रीटी को साइन करते हैं, रेटिफाई करते हैं, वो तो ओब्लाइज हो जाते हैं, बाउंड बाउंड हो जाते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्या मतलब है, कन्वेंशन आप बताओ, ये मैग्ना कार्टा मतलब नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं जवाब दूंगा तो समझ में क्या आता है, अपना कोई जवाब दो।
मैडम आपकी क्या ये राय है इंटरनेशनल कन्वेंशन को किस तरह समझते हो सर? अपनी कोई भी एक लॉजिक दे दो, कोई भी राय दो दो, क्या करना है? यूएन के लोग जी यूएन के लोग ये इंटरनेशनल कन्वेंशन कन्वेंशन इस तरह कुछ हमारे पाकिस्तान में तो लॉज बनाए गए थे ना, एक तो तरीके कि हमने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो इस्लामिक लॉ को इम्पोज किया जाए या वो ही हमारा कुछ लॉज थे आपके यहाँ के कस्टम बेस्ड थे, कन्वेंशन बेस्ड थे, रीत रिवाज थे ना। फॉर एग्जाम्पल एक पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, सिंध के अंदर कुछ इस तरह के रूल बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं, वैलिड सही है, लीगली है, तो आप उनको एक किस्म को थोड़ा क्लियर कर देते हो कि ये लीगल उसमें किया जाता है। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जो इंटरनेशनली हर बंदा मानता है, इंटरनेशनली पाकिस्तान उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हो, इंडिया भी कर रहा हो, श्रीलंका भी कर रहा हो, यूरोप भी कर रहा हो, तो वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बाय फोर्स ना भी लागू हो रही है तो कहीं ना कहीं वैसे कॉन्डक्ट आपके ऊपर उनका थोड़ा वो फोर्स रह जाती है कन्वेंशन। इनको हम डिटेल में वन बाय वन की टाइप चीजें आगे करेंगे। यूरोपियन लॉ को देखेंगे, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के अंदर डिफरेंस क्या है, मतलब कि प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, लेजिस्लेशन से क्या मुराद है, ये कवानीन वगैरह जो होते हैं ये कानून कानून साजी कौन करता है? पार्लियामेंट ही करती है। किसी भी मुल्क में कानून साजी के क्या वो होते हैं? लेजिस्लेटर सब जो होते हैं वही करते हैं। लेजिस्लेटर कहाँ बैठते हैं, कौन सही पार्लियामेंट पार्लियामेंट कौन सेलेक्ट करता है? सर अवाम में होती है, वैसे भी कैबिनेट उनकी अपनी होती है, कैबिनेट होती है। और क्या होते हैं किसी भी मुल्क में कानून कैसे कैसे बनते हैं? एक तो पार्लियामेंट में शुरुआत है, लोग बनाते हैं, और अभी नाम होता है सोर्सेज ऑफ लॉ, पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट के बाद कुछ वहाँ की लोकल कस्टम्स होते हैं, वो एक फोर्स आ जाती है, प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट्स भी आ जाते हैं जो केस लॉ होते हैं। 1947 में केस हुआ पाकिस्तान के अंदर, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को एजुकेशन की थ्योरी उसको उन्होंने डिफाइन किया कि भाई इस तरह वो एक होता है, तो वो फिर पूरा केस आपको फिल रहेंगे चलता रहता है कि वो प्रेसिडेंट आपका काम नहीं कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये लेजिस्लेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कॉमन लॉ को पढ़ेंगे, हायरार्की ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या मुराद है? सर मतलब पावर जो होती है हमने कहा था कि तीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे? सर एग्जीक्यूटिव को अलग उसको अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव को अलग अथॉरिटी दी जाती है। इसकी रीजन क्या होती है? सर इसमें जरा निजाम जो फ्लेक्सिबल हो गया और जरा इजी चल सके, इजी चल सके। सर इसमें क्यों नहीं चला सकता? मैं वैसे अगर आपके काउंटर क्वेश्चन करूं तो यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट, यस सर, ही इज द सुप्रीम पावर, ही इज द चीफ ऑफ द स्टेट, द चीफ ऑफ होल स्टेट, तो वो तो चलाता है, उसके पास सारी पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर का दूसरा कॉन्सेप्ट बताया तो सर वक्त के साथ कैबिनेट भी होता है, ठीक, कैबिनेट भी तो होगा, नीचे भी तो। आपको क्या लगता है, मतलब आप देखिए हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि मतलब कि आपकी मैं राय जानना चाह रहा हूँ, फिलॉसफी हम इस तरह कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब सेपरेट, मतलब इससे क्या है, अलग करना,
अदारे कर देते हैं, इदारे इदारे कौन से होते हैं? जब ये एग्जीक्यूटिव होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव सर लेजिस्लेचर रूल्स बनाता है तो वो उसका इंटरप्रेट करता है। इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। जुडिशियरी शान बच्चे आप थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बता क्या समझते हैं? कॉन्फ्लिक्ट लॉ में अच्छी असाइनमेंट की और सेपरेशन ऑफ लॉ नहीं बता रहे। एक बंदा एग्जाम के दौरान वो उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत गलत भी गलत नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो चाहिए कि मतलब उसको मतलब यस सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है ये डॉक्ट्राइन है, ये दी थी मोंटेस्क्यू, एक फिलोसोफर था या तो लॉ जूरिस्ट था, उस बंदे ने थ्योरी दी थी। ये बेसिक थ्योरी हमें यूएस से मिलती है, कोई एग्जैक्ट मुझे साल नहीं पता, 17 का इस तरह का साल था उसमें। मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की को डिफाइन किया कि यार किसी भी स्टेट में 4 आर्गन होते हैं ना, मतलब के एक पिलर आता है एग्जीक्यूटिव, जो लोग वो होते हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट का साइकिल चलाते हैं। एक आते हैं फिर लेजिस्लेटर जो कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं। तीसरे कौन है? जजेस, जुडिशरी, तीन मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया? अब वो कहता है कि अगर मुल्क का जो हेड है, मुल्क का जो चीफ है, पाकिस्तान में वजीर आजम होता है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट है, यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, ये वो लोग हैं जो अपने कंट्री को रन करते हैं एज ए चीफ। अगर इमरान खान को या व्हाटएवर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आप अगर फुल पावर दे दो कि वो ही सब कुछ है इस कंट्री का, तो वो क्या करेगा? देश दिखा जाएगा। हाँ ठीक है। और किसी भी एक बंदे को हो या ह्यूमन भी हमें अगर फुल पावर दी जाए कि यू हैव द होल अथॉरिटी ऑन दिस जुरिसडिक्शन, इस मुल्क में जो भी करना है यू आर द ईच एंड एवरी, ऊपर वो है नीचे आप है, तो वो बंदा क्या करेगा? तो उसका गवर्नमेंट डिपेंड करता है, वो सबसे पहले ये करेगा मिसयूज ऑफ पावर। वो कैसे हो सकता है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? मिसयूज कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल एक पीएम है, वो अपनी पूरे इर्द गिर्द के अपने रिलेटिव्स को, अपने खास लोगों को, मुल्क का, सूबे का, मिनिस्ट्रियों का वो हेड बना लेता है, होता है फेवरेटिज्म करेगा, नेपोटिज्म करेगा, तो वहां इदारा सही नहीं चलेगा, मिसयूज ऑफ पावर। अगर इसी के पास फुल अथॉरिटी है तो वो दूसरा क्या करेगा? वो अपनी मर्जी के लॉ बनाएगा, अपनी मर्जी के कोई भी लॉ अपनी मर्जी से बनाएगा। तीसरा दूसरी चीज वो क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है वो बंदा। तो सेपरेशन ऑफ पावर मोंटेस्क्यू एक फिलोसोफर था, उस बंदे ने कहा कि अगर किसी भी एक इंसान को अगर सारी ताकत दे दो ना कि ये सब यही करेगा, तो वो जो है ना फिर मिसयूज करता है उसकी। काम की हमेशा डिवीजन होनी चाहिए, हर बंदे का हर अपनी लिमिट में, अपनी एक जुरिसडिक्शन में काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी सी मिसाल दें, हम किसी इदारे की मिसाल ले लेते हैं, तो जो सीईओ होता है या जो चलाने वाला होता है, चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उसका काम होता है एज ए मैनेजमेंट करना। तो एक बंदा होता है वो डायरेक्टर होता है फाइनेंस का, वो फाइनेंस के इकोनॉमिक मामला को डील करता है। एक होता है कोऑर्डिनेशन करता है। अगर एक ही बंदे को सब काम करे वो क्या कर सकता है? नहीं। अब जब पीएम कोई भी होता है, पीएम एक मिनिस्ट्री देता है किसी एक बंदे को, एजुकेशन की मिनिस्ट्री दी है, एक दिए मिनिस्ट्री दिए अपना लॉ की किसी और को। अब ये लॉ का जो भी काम करेगा ना, ये इसको जवाबदार है, इसको जवाबदार होगा पीएम को। पीएम अगर जवाबदार दो चीजों के आगे हो सकता है। अगर ये गलत काम करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो ये कहता है, मोंटेस्क्यू फरमाते हैं कि आपने किसी भी एक इदारे को फुल पावर नहीं देनी, आपने जुडिशियल के पावर दिए ना, इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए।
फिर आपकी आती है एग्जीक्यूटिव, इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होगा। फिर आती है लेजिस्लेटिव। फॉर एग्जांपल, अब ये जो तीन लोग हैं ना, ये कोई भी बंदा गलत काम करता है, ये एग्जीक्यूटिव सही इंप्लीमेंट नहीं करती, लेजिस्लेटर ने लॉज बनाए, इन्होंने इनको कहा कि आपने इंप्लीमेंट कर, इन्होंने सही नहीं किए, तो जुडिशरी इसको देख सकती है, काउंटर करेगी कि भाई आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो लॉज को, ये क्वेश्चन कर सकती है। एट द सेम टाइम अगर ये लेजिस्लेशन वाले अपनी मर्जी का कोई लॉ बनाएंगे ना, अपनी मर्जी का, तो ये काउंटर क्वेश्चन करेगी कि भाई आप लोग ये लॉ गलत बना रहे हो या ये चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जुडिशरी वाले अगर कोई भी गलत काम करते हैं, जज है जो किसी को फेवरेटिज्म दे रहा है, जज सही फैसले नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो बेसिक मकसद है कि टू चेक एंड बैलेंस ऑन द इंस्टीट्यूट, टू चेक एंड बैलेंस ऑन दोज पीपल, दोज मिनिस्ट्रीज, दोज इंस्टीट्यूट के वो एक दूसरे के जवाबदार हो, मानते रहे, कोई एक दूसरे से सुपीरियर ना हो। अब इनको डर होता है कि भाई हमने कभी भी कोई भी लॉ गलत बनाया तो ये हमें कुछ भी कर सकता है। इधर जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का काम है भाई रन करना अपने कंट्री को, मैनेजमेंट करना, पूरी पूरा संभालना, ये इसका हेड होता है, इन्हीं को चलाता है, इन्हीं के मैनेजमेंट करता है। ये कोई भी काम सही नहीं करेगा तो इसको ये भी कॉल कर सकते हैं, ये भी कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ही हैज द पावर टू चेक ऑन दिस। हम अगर मिसाल लेते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री, अगर आप चीफ जस्टिस को कहो पाकिस्तान के कि भाई आप पूरी अथॉरिटी आप सब पे करें, वो एग्जीक्यूटिव में आएगा, भाई आप मिनिस्ट्री आप इसको छोड़ो, इसको दो, मिनिस्ट्री उसको दो, मिनिस्ट्री इसको दो, पहली बात। फिर वो फौरन जाएगा लेजिस्लेशन के, मेरी मर्जी के लॉ बना, मेरी मर्जी की ये काम करो, तो इस तरह सिस्टम चल ही नहीं सकता। सेपरेशन ऑफ पावर की बेसिक थ्योरी ये कहती है चेक एंड बैलेंस होना, किसी भी एक इदारे का कोई पावर नहीं, उस पावर के ऊपर कोई और चेक एंड बैलेंस करेगा, उसको कोई और चेक एंड, तीनों लोग आपस में जकड़े हुए हो, तीनों ऑर्गन एक दूसरे से इंटरमिंगल हो। मैं गलत काम करूंगा, मुझे ये दोनों पकड़ सकते हैं, आप काम करोगे गलत तो मैं आप लोगों के ऊपर काउंटर कर सकता हूँ। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी ये कहती है। उसके बाद हम जब आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बन गया केस लॉ, रूल्स ऑफ कॉमन लॉ एंड इक्विटी फ्रॉम प्रेसिडेंट। इन चीजों को हम पढ़ेंगे। कॉमन लॉ सिस्टम है यूके का, उनको हम सीख करेंगे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एक्ट। ह्यूमन राइट्स से क्या मुराद है? इंसानी हकूक कि कब आए, कैसे आए, किसने दिए, क्या लगता है? ह्यूमन राइट्स पे कोई मिलकर बेस करे, क्यों जरूरत पड़ी ह्यूमन राइट्स? ताकि लोगों को इंसाफ इंसाफी ना हो, लोगों को भूखों से पूरे मनोमान कायम करने के लिए और क्या था? तो इंटरनेशनल लागू हुआ था ना ये 1998 में के जो राइट्स है, तो अपने ओपिनियन तो बता दो। और ये सब कुछ जो है राइट टू ये जो होता है कि आप राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो कुछ भी है, ये सब फ्रीडम ये ह्यूमन राइट्स में आते हैं। ह्यूमन राइट शिराला हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसका आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको कोई वायलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि आप इस मुल्क में रह के आप बोल सकते हो, ऐसी बात भी नहीं अगेंस्ट द स्टेट हो, अगेंस्ट योर
आपके जो आपका जो मजहब होता है उसके अगेंस्ट ना हो, बाकी आपको फ्रीडम है, आप बोल सकते हो, क्रिटिक कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी के ऊपर। राइट टू लिव, राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस की जितनी भी चीजें आपको इस मुल्क के अंदर बुनियादी आपको चीजें, राइट टू एजुकेशन, जितनी भी चीजें ये आपका हक है, कानून ने आपको दिया है। इसी तरह ह्यूमन राइट जो बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का ड्यूटी के हिसाब का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर देखा जाए दुनिया के अंदर, तो अगर हम इंडियन मुस्लिम की बात करें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक की बात की। हमारे इस्लाम में फीमेल वोमेन के सबसे पहले अगर किसी राइट्स की बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आपको आखिरी खुतबा याद होगा जब आप जाते हैं खुतबे में और उनकी हर चीज के ऊपर बात करते हैं कि वोमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद हमारा ये जो 1945 में जब यूएन चीजें बनी, उन्होंने कहा हर चीज के लॉ बना दिए। फॉर एग्जाम्पल सीटा है, चिल्ड्रन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स अलग हैं, फीमेल राइट्स अलग हैं, इकोनॉमिक राइट्स अलग हैं, पॉलिटिकल राइट्स अलग हैं। ह्यूमन राइट्स का वैसे मकसद ये होता है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है कि भाई फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर की कम्युनिटी को वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की स्टेट जुल्म करती है, बर्बरियत करती है। श्रीलंका में कम्युनिटी उसके ऊपर कोई अपनी स्टेट बर्बरियत करती है तो उसके ऊपर ह्यूमन राइट जो इंटरनेशनल है ना, वो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो भैया क्यों कर रहे हो ह्यूमन बीइंग, आपके भले मुल्क में रह रहे हैं, आपके भले पार्ट हो, लेकिन आप बिला वजह क्यों किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हो? तो बेसिकली आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करता है पूरी यूनिवर्सली ह्यूमन राइट अग्रीमेंट्स को। जिन जिन कंट्रीज ने उनको बाइंड किया, ट्रीटी को साइन किया, वो उनके अंदर एप्लीकेबल है। वन वाली ह्यूमन राइट्स की बात आगे डाल। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर तो ये स्लाइड से पढ़ने इजी है जी, अभी बेसिक्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे क्या इसको डिटेल में, एक स्लाइड अलग होगी। फिर आता है रोल ऑफ यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूरोपियन कोर्ट्स की हम हायरार्की को पढ़ेंगे, इंग्लैंड की कोर्ट्स की हायरार्की को पढ़ेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चीफ कोर्ट कौन है? आखिरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम के बाद कौन सबसे पहले कोर्ट कौन से है? अगर हम नीचे से स्टार्ट करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आती है आपकी कौन सी कोर्ट आती है? सर ये सेशन या सिविल कोर्ट आती है। हाँ, उनके बाद कौन सी कोर्ट आती है? हाई कोर्ट आती है। हाई कोर्ट आती है जो सूबे लेवल पे। उसके बाद कौन सी कोर्ट आती है? आप पता करें सुप्रीम कोर्ट, चीफ कोर्ट, एपेलेट कोर्ट। मतलब कि यहाँ से फैसले लेकर ऊपर तक जाते हैं। अगर आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा तो ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यूरोप का, यूके के हम कोर्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर आता है लीगल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? वजारत, ये वजारत, तशरीह, नो लीगल इंटरप्रिटेशन की होती है, लॉ की तशरीह, लॉ की वजारत, अल्लाह की कानून वजह कानून कैसे कैसे हो सकती है? यहाँ पे हम मुझे समझाएं अपनी से पढ़ के। तो लॉ की वजारत, इसका मतलब लॉ के बारे में बताना, दुनिया की हर चीज, each and everything of law। हाँ बोल हैं ये ब्रेक चाहिए बहुत हैं बहुत लेकिन बहुत हो रहा है बोल रहे हैं बॉडी का रिसर्च बॉडी का बहुत रिसेंटली फर्स्ट टाइम जो हमला हुआ था, जो मतलब पुलिस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पुलिस जेल में लेके जा रहे थे ना,